नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों। यूपी के बहराइच जिले में भीषण हिंसा जारी है। हिंसा का सोमवार 14 अक्टूबर को दूसरा दिन है। उपद्रवी भीड़ ने हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में आग लगा दी है। इसके अलावा जगह जगह पर लोगों को रोक रोक कर उनके वाहन को जला जा रहा है। चर्चा ये भी है कि पथराव के दौरान तहसीलदार के भी सिर में चोट लग गई। हिंसक भीड़ ने नौतरा में सेवा अस्पताल में आग लगा दी। अफवाहों को कंट्रोल करने और हालात नियंत्रित करने के लिए बहराइच में इंटरनेट बंद कर दिया गया है। घटना 13 अक्टूबर की है, जब एक जुलूस एक इलाके से गुजर रहा था, जिसके बाद बवाल हुआ। फिर एक मकान पर लगे झंडे को उतारकर भगवा झंडा फहराया गया। उस स्थल की छत पर लगी रेलिंग को गिरा दिया गया। पत्रकारों ने उस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। भगवा झंडा लहराए जाने के बाद दोनों गुट आपस में भिड़ गए। बहराइच की पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने कहा कि गोली लगने से हिंदू समुदाय के एक व्यक्ति गोपाल मिश्रा की मौत हो गई और उसके बाद तनावपूर्ण स्थिति पैदा हो गई। पुलिस ने कम से कम 30 लोगों को हिरासत में भी लिया है। पुलिस को उसके घर और दुकान से जुलूस पर गोलियां चलाने के सबूत मिलने के बाद सलमान नाम के एक व्यक्ति को भी गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा इस मामले के संबंध में 10 अन्य लोगों के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच हिंसा पर बयान दिया है और जिले में कानून व्यवस्था की स्थिति पर चर्चा करने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक बुलाई। योगी ने कहा कि जनपद बहराइच के महसी में माहौल बिगाड़ने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सभी को सुरक्षा की गारंटी, लेकिन उपद्रवियों और जिनकी लापरवाही से घटना घटी है, ऐसे लोगों को चिन्हित कर कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। प्रतिमा विसर्जन जारी रहेगा। प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों को मौके पर उपस्थित रहकर धार्मिक संगठनों से संवाद कर समय से प्रतिमा विसर्जन कराने हेतु निर्देशित किया गया है। नवभारत टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक इस गांव में एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ है। कुछ मुस्लिम परिवार अपनी पहचान को छुपाने के लिए दूसरे लोगों के घरों में चले गए हैं। गांव के ही एक आदमी ने नाम ना छापने की शर्त पर एनबीटी को बताया कि मृतक राम गोपाल मिश्रा और महाराजगंज के शिबू में एक सप्ताह पहले झगड़ा हुआ था। इसके बाद रविवार को जब प्रतिमाएं शिबू के घर के पास पहुंची तो राम गोपाल ने डीजे का साउंड बढ़ा दिया। इस पर फिर उन दोनों में बहस होने लगी और पथराव शुरू हो गया। इसमें प्रतिभा का एक हाथ खंडित हो गया। इसके बाद राम गोपाल शिबू के घर पर चढ़ गया और घर पर लगे हरे झंडे को तोड़ दिया और भगवा फहराने लगा। इसी दौरान दूसरे पक्ष की ओर से फायरिंग होने लगी। राम गोपाल मिश्रा समेत 3 लोगों को गोली लगी, जिसमें मेडिकल कॉलेज में राम गोपाल की मौत हो गई। बाकी 2 लोगों का इलाज चल रहा है। बहराइच हिंसा को लेकर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने चिंता जताई। उन्होंने कहा कि बहराइच उत्तर प्रदेश में हो रही हिंसा और प्रशासन के निष्क्रिय होने की खबरें अत्यंत दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण हैं। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी एवं राज्य प्रशासन से अपील करती हूं कि त्वरित एक्शन लेते हुए जनता को विश्वास मिले और हिंसा रोकें। दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई हो। जनता से मेरी करबद्ध अपील है कि कृपया कानून अपने हाथ में ना लें और शांति बनाए रखें। बहराइच में हुई हिंसा को लेकर समाजवादी पार्टी ने बीजेपी को घेरा है। समाजवादी पार्टी के मीडिया सेल ने एक्स पर लिखा, दंगा फसाद तनाव ही भाजपा का शासन और सत्ता मॉडल है, जो अब यूपी की भाजपा शासित योगी सरकार यूपी में अपना रही है। मीडिया सेल ने कहा कि बहराइच में हुआ बवाल उसी भाजपाई मॉडल का दुष्परिणाम है, जिसमें माइंड वॉश किए हुए निर्दोष मारे जा रहे हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में कहा गया है कि किसी के घर मकान पर चढ़कर अपना झंडा लहराना और दूसरे का झंडा उखाड़ना, धार्मिक अभद्र टिप्पणी, उत्तेजक नारे, जुलूस के रूट में परिवर्तन जैसी घटनाएं कोई आम बात नहीं। इसके पीछे स्थानीय भाजपा विधायक, भाजपा के स्थानीय नेताओं और पुलिस की भूमिका की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वरिष्ठ वकील महमूद प्राचा ईवीएम के खिलाफ लगातार आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि 5 साल का इंतजार ना करें। आने वाले चुनाव महाराष्ट्र, झारखंड, बिहार के चुनाव मशीनों के द्वारा ही जीते जाएंगे। इसलिए सड़क पर आइए, आवाज उठाइए। हमारे पास मशीनों का तोड़ भी है, रिसर्च कर रखी है। विपक्ष की पार्टियों से भी जनता नाराज है, उसकी भी जिम्मेदारी है मशीनों को रोके। विपक्ष नाकाम हुआ है, विपक्ष आए, हमसे समझे। हमारा कोई लालच नहीं, हम संविधान बचाना चाहते हैं। विपक्ष सड़कों पर आए, अब ये लड़ाई करो या मरो की हो गई है। उन्होंने राहुल गांधी से आंदोलन में शामिल होने का आग्रह किया। इसके साथ ही हरियाणा चुनाव पर कहा कि हमने चुनाव आयोग से वीडियोग्राफी मांगी है, वो वीडियोग्राफी दे दें। अगर ये सरकार चल जाए तो मुझे बता देना।
हरियाणा चुनाव में धांधली को लेकर वरिष्ठ पत्रकार रीलू व्यास ने अपने चैनल जन गण मन पर हरियाणा कांग्रेस के काउंटिंग एजेंट से बात की है। पानीपत सीट पर काउंटिंग एजेंट संजीव चौधरी ने बताया कि पानीपत में 2 राउंड खत्म हो गए। जब तीसरे राउंड शुरू हुआ तो इसमें 6 ईवीएम में बैटरी 99% थी। सबसे अचंभित करने वाली बात यह थी कि इनमें 70% डेटा बढ़ रहा था। हमने काउंटिंग रुकवाई, चुनाव आयोग को मेल किया, इसके बावजूद भी कोई ऐसी गाइडलाइन नहीं थी जिसमें ईवीएम की परसेंटेज के बारे में कुछ कहा गया हो। संदीप चौधरी ने कहा कि कोई भी डिवाइस हो, सुबह जब आप काम करेंगे बैटरी फुल होगी, जैसे जैसे काम करेंगे बैटरी कम होती जाएगी। लेकिन ये कैसे संभव है कि 5 तारीख को वोट हुआ, इसके बाद मशीनें सील कराई गई, उसके बाद कंट्रोल रूम में सील की गई, और जब 8 तारीख को बैटरी कम होने के बजाय 90% से ज़्यादा 99% होती है, ये धांधली की गई है। हरियाणा में गलत मैंडेट शो किया गया है। काउंटिंग एजेंट ने कहा कि इलेक्शन कमीशन से हमने वीडियोग्राफी मांगी है, इन्होंने रिगिंग में डेटा के साथ छेड़छाड़ की है, ईवीएम नहीं बदली है। जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री के शपथ लेने से पहले केंद्र ने रविवार को एक अधिसूचना जारी कर राष्ट्रपति शासन हटा दिया। बता दें 2018 में तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राज्यपाल शासन के तहत 6 महीने पूरे होने के बाद राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा दिया था। इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर में सरकार गठन के लिए शनिवार को उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के सामने बहुमत का दावा पेश कर दिया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को यह ऐलान किया है कि मुंबई में दाखिल होते समय रास्ते में पड़ने वाले 5 टोल प्लाजा पर हल्के वाहनों से कोई भी फीस नहीं ली जाएगी। यह फैसला मंगलवार रात को 12 बजे से लागू होगा। यह फैसला महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ दिनों पहले लिया गया है। संयुक्त राष्ट्र ने आरोप लगाया कि इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में शांति सैनिकों के बेस पर जबरन घुसपैठ की है, जिससे लेबनान में यूएन इंटरिम फोर्स और इजरायली फोर्स के बीच मुठभेड़ की घटनाएं बढ़ी। यूनिफिल यानी यूएन इंटरिम फोर्स इन लेबनान के मुताबिक रविवार को इजरायल सेना के टैंक ने मुख्य गेट को तोड़ दिया था और बाद में गोलीबारी भी की गई, जिससे शिविर में धुआं भर गया, जिस कारण 15 शांति सैनिकों को त्वचा में जलन और पेट से संबंधित समस्याएं हो गई थी। इजरायल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने बताया कि उत्तरी इजरायल के उसके एक सैन्य अड्डे पर ड्रोन हमले में 4 सैनिकों की मौत हुई, जबकि 60 से ज्यादा घायल हुए। इस हमले की जिम्मेदारी हिजबुल्लाह ने ली है। आईडीएफ ने बताया कि यह हमला उत्तरी इजरायल के एक नगर हाइफा से 33 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक कस्बे बिन्यामिन के पास एक बेस कैंप पर किया गया। इजरायली सेना का कहना है कि उसने अब सीरिया से आ रहे 2 ड्रोनों को मार गिराया। इससे पहले हिजबुल्लाह के हमलों में 4 सैनिक मारे गए और 60 से ज्यादा घायल हो गए। आईडीएफ ने कहा कि थोड़ी देर पहले सीरिया से इजरायली क्षेत्र में आने वाले 2 ड्रोन को रोक दिया गया है। चीन की सेना के समुद्री क्षेत्र में ताइवान के आसपास किए गए सैन्य अभ्यास को लेकर ताइवान ने प्रतिक्रिया दी। ताइवान के राष्ट्रपति विलियम लाई के कार्यालय से एक बयान जारी हुआ है। लाई के कार्यालय ने कहा कि चीन को ताइवान के लोगों की स्वतंत्रता और लोकतांत्रिक जीवन जीने के तरीके का सम्मान करना चाहिए और अपनी सैन्य घुसपैठ को रोकना चाहिए। इसमें यह भी कहा गया है कि ताइवान की सीमा के दोनों तरफ शांति और स्थिरता बनाए रखना एक साझा जिम्मेदारी है। हमारी सरकार हमारी संवैधानिक व्यवस्था के लोकतंत्र और आज़ादी को बचाए रखने के लिए लगातार कोशिश करती रहेगी। हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को बचाए रखने में आश्वस्त और सक्षम हैं। वहीं रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी के मुताबिक अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के ऑफिस ने कहा कि वो ताइवान के आसपास चीन के सैन्य अभ्यास पर निगरानी रख रहे हैं। अमेरिकी प्रशासन ने कहा कि लाई के रूटीन भाषण के बाद इस तरह के अभ्यास का कोई औचित्य नहीं है। चीन को क्षेत्र की शांति और स्थिरता खतरे में डालने से बचना चाहिए। साल 2024 के लिए अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार का ऐलान कर दिया गया है। अर्थशास्त्र में इस बार का नोबेल पुरस्कार डेरोन एस मोगलू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। ये पुरस्कार संस्थानों को किस तरह से बनाया जाता है और ये समृद्धि को किस तरह से प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए दिया गया है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।